हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ये टॉपिक शुरू किया था। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम कार्डियक साइकिल क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन की। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन ये बताई जाती है कि हार्ट के अंदर एक बीट में कितने कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स जो टेक्स प्लेस होते हैं उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी अगर डेफिनेशन को पढ़ें तो कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। मतलब हर एक बीट में जो भी सक्सेसिव कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं हृदय के अंदर या हार्ट के अंदर, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ये जो हार्ट बीट होती है वो दो मेजर पीरियड से बनती है। एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल को ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे ऑफ द हार्ट एंड डायस्टोल को हम रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कह सकते हैं। जब सिस्टोल होता है उस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस वक्त इट पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो जो आर्टरीज होती है उनके द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। और जब हार्ट डायस्टोलिक फेज में होगा उस वक्त हार्ट रिलैक्स होता है और व्हेन इट इन रिलैक्सेशन मोड देन ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। मतलब हार्ट में उस वक्त ब्लड आएगा। आगे हम देखेंगे कि जो इवेंट्स ऑकर होते हैं, मतलब ये जो कार्डियक साइकिल है उसके अंदर दो तरह के बेसिक इवेंट्स ऑकर होते हैं। एक होते हैं एट्रियल इवेंट्स और दूसरे होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। दोस्तों, हमें पता है जब हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट में देखा था कि हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स होते हैं, दो एट्रिया प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड को और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कार्डियक साइकिल की बात हम करते हैं तो कार्डियक साइकिल में दो बेसिक इवेंट्स या दो फॉर्म में कार्डियक साइकिल को डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं एट्रियल इवेंट्स, मतलब एट्रिया के अंदर होने वाले चेंजेस, और दूसरे होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर होने वाले सिस्टोल और डायस्टोल। तो आगे हम उसे समझेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि मतलब एक मिनट में हार्ट बीट कितने होते हैं नॉर्मली 72 इतने नॉर्मली होते हैं, मतलब 72 पर मिनट इतना हमारा हार्ट रेट होता है। तो इस हिसाब से अगर हमें एक बीट की टाइम पीरियड को निकालना है तो हम उसे कैलकुलेट करके निकालते हैं 0.8 सेकंड्स। मतलब एक बीट पूरी होने के लिए 0.8 सेकंड लगते हैं। तो कार्डियक साइकिल के लिए भी उतना ही, क्योंकि तो कार्डियक साइकिल जो होता है उसके लिए भी उतना ही समय लगेगा, दैट इज़ 0.8 सेकंड। दोस्तों, जब हम एट्रियल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं उस वक्त एट्रियल इवेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है एट्रियल डायस्टोल यानी एट्रिया का रिलैक्सेशन। तो एट्रियल सिस्टोल का टाइम पीरियड कितना रहता है? इट इज़ 0.11 सेकेंड, दैट इज़ 0.1 सेकेंड। और एट्रियल डायस्टोल जो होता है उसका टाइम फ्रेम होता है 0.69 सेकेंड्स। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एट्रियल डायस्टोल जो है वो बहुत लेंदी होता है या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रहना पड़ता है कि तो दोनों ये टाइम फ्रेम आपको याद रखने हैं। एट्रियल सिस्टोल का टाइम फ्रेम है 0.11 सेकेंड और एट्रियल डायस्टोल का टाइम फ्रेम है 0.69 सेकेंड्स। नेक्स्ट, अगर वेंट्रिकुलर इवेंट्स के बारे में बात करें तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोस्तों, आगे जब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की टाइम की फ्रेम की बात करें तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसको फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि 0.05 सेकेंड्स के लिए होता है, और दूसरा होता है इजेक्शन पीरियड, दैट इज इट रिक्वायर्स 0.22 सेकेंड्स। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो 0.27 सेकेंड इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स, इतना वैल्यू उसका आता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर डायस्टोल की तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के लिए या वेंट्रिकुलर डायस्टोल को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोटोडायस्टोल जो कि 0.04 सेकेंड्स के लिए होता है। दूसरा होता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन जो कि 0.08 सेकेंड्स के लिए होता है। थर्ड होता है रैपिड फिलिंग जो कि 0.11 सेकेंड्स के लिए होता है।
फोर्थ वन इज स्लो फीलिंग, वो 0.19 सेकेंड्स के लिए होता है। और लास्ट जो होता है, लास्ट रैपिड फीलिंग, ये होता है 0.11 सेकेंड्स के लिए। दोस्तों अगर आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को कैलकुलेट करोगे तो वहां पे भी 0.8 ये फिगर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सारे टाइम वैल्यूज़ को देख लिया। अब हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रियल इवेंट्स को हम समझेंगे, बाद में हम वेंट्रिकुलर इवेंट्स को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो एट्रियल सिस्टोल या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसे और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी कहा जाता है और प्री सिस्टोल भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.11 सेकेंड्स के लिए होता है। और ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के हमने 5 स्टेजेस देखे थे, तो उसकी जो लास्ट फेज होती है वो इसके साथ कंसिडर की जाती है एट्रियल सिस्टोल के साथ। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है, बहुत ही कम प्रमाण में, वेरी स्मॉल अमाउंट ब्लड इज फोर्स्ड फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स, मतलब एट्रियम से बहुत कम प्रमाण में 10% इतना ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। इसीलिए ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इसेंशियल नहीं माना जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेशन के हिसाब से बात करें तो एट्रियल सिस्टोल को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखे जाते हैं फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन। जब एट्रिया में सिस्टोल कंडीशन होगी, मतलब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में होगा, तो वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम्स के बीच में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्या होगा, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल द इंट्रा एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेस। दोस्तों एट्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में है, जब मसल एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इंट्रा आर्ट्रियल जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इंट्रा एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उस वक्त फोर्थ हार्ट साउंड डेवलप होता है, या उस वक्त फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो जब आर्टरिया के जो मस्कुलेचर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में होते हैं, उस वक्त फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। दोस्तों एट्रियल सिस्टोल के बाद अब हम एट्रियल डायस्टोल के बारे में देखेंगे। दोस्तों डायस्टोल से हमें लेना है कि वहाँ पे रिलैक्सेशन होने वाला है एट्रिया का। तो जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा उसके तुरंत बाद एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। और एट्रियल डायस्टोल जब होगा उस वक्त वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोलिक या वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में आ जाते हैं। एट्रियल डायस्टोल जो होता है दोस्तों, उसका टाइम फ्रेम होता है 0.7 सेकेंड। और ये जो लॉन्ग टाइम फ्रेम बताया गया है 0.7 सेकेंड्स का, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज़ नेसेसरी बिकॉज दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस। मतलब ये जो पीरियड है उसी वक्त एट्रिया के अंदर ब्लड आने वाला है। कहाँ से ब्लड आएगा? तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। मतलब राइट एट्रियम जो है वो पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में डाले गए वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। और लेफ्ट एट्रियम जो है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, और लेफ्ट एट्रियम जो है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में देखा। अब वेंट्रिकुलर इवेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। वेंट्रिकल्स में भी दो तरह के बेसिक इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरे होते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है। एक होते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और दूसरा होता है इजेक्शन पीरियड। इसकी वैल्यूज टाइम फ्रेम्स हमने देखे थे, लेकिन उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इन कार्डियक साइकिल इज द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की फर्स्ट फेज में आते हैं और इसका टाइम फ्रेम होता है 0.05 सेकेंड्स के लिए। तो ये जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? आइसो मतलब इक्वल, मेट्रिक यानी लेंथ वाइज। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन टेंशन विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। मतलब यहाँ पे जो टेंशन बढ़ने वाला है मसल के अंदर या मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो उसकी लेंथ में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। मसल की लेंथ उतनी ही रहेगी विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। मसल की लेंथ उतनी ही रहेगी, लेकिन मस्कुलरेचर के अंदर एक अलग ही टेंशन इंक्रीज हो जाएगा।
इस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों हमें पता है कि एट्रियल सिस्टोल में ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। मतलब जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा उस वक्त प्रेशर बढ़ने की या टेंशन बढ़ने की वजह से ये जो वाल्व्स होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा या वेंट्रिकुलर टेंशन इंक्रीज होगा ये वाल्व्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर क्लोज्ड ड्यू टू इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर। मतलब जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा और एट्रियल सिस्टम खत्म होने के बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा उस वक्त ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सेमिनोनल वाल्व्स तो पहले से ही बंद होते हैं। नाउ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ क्लोज्ड कैविटी। उस वक्त वेंट्रिकल्स एक क्लोज कैविटी की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए उस वक्त उनके मस्कुलर लेंथ में किसी भी तरह का वेरिएशन न आने की वजह से इसे हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक या फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इस वक्त यहाँ पे ओनली द टेंशन इंक्रीजेस इन द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। मतलब मसल फाइबर जो है वेंट्रिकल्स के उनके अंदर खाली टेंशन बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन में किसी भी तरह का लेंथ वाइज इंक्रीज या डिक्रीजमेंट नहीं होगी। इसीलिए इसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। दोस्तों हमें पता है कि जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा एट्रियल डायस्टोल शुरू होगा और एट्रियल डायस्टोल के साथ ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल की फेज शुरू हो जाती है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की फेज शुरू होगी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाते हैं वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। उस वक्त एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं एंड द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की फर्स्ट फेज में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं उनकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमें पता है कि प्रेशर ही बढ़ता है लेकिन लेंथ वाइज कुछ भी नहीं बढ़ता है। When this pressure increases above the pressure in aorta and pulmonary artery, the semilunar valves open। मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जब मसल के अंदर वेंट्रिकुलर मसल के अंदर टेंशन बढ़ेगा तब ये टेंशन जिस वक्त एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो कि प्रेजेंट होगी कहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर उनके प्रेशर से ज़्यादा रेज हो जाएगा। हाँ, व्हेन दिस प्रेशर increases above the pressure in aorta and pulmonary artery semilunar valves open। ठीक है, सेमिलुनर वाल्व्स कहाँ पे होते हैं? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग्स जहाँ पे होते हैं वेंट्रिकल्स में वहाँ पे सेमिलुनर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वो जो प्रेशर प्रेजेंट है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी उनसे ज़्यादा होगा उस वक्त ये सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा? दस द प्रेशर राइज इन वेंट्रिकल causes by isometric contraction is responsible for the opening of semilunar valves leading to ejection of blood from the ventricles into aorta and pulmonary artery। मतलब दोस्तों जब ये प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे जो कि प्रेजेंट है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो भी ब्लड है वो ब्लड को इजेक्ट कर दिया जाता है वेंट्रिकल्स से थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन। दोस्तों आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के बाद अब नेक्स्ट पीरियड आता है दैट इज इजेक्शन पीरियड। दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से वाया सेमिलुनर वाल्व्स सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंट्री ले लिया है। तो इजेक्शन पीरियड का क्या इंपॉर्टेंस है अब हम देखेंगे। ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वाल्व्स एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स। मतलब दोनों वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो जाता है। एक तो बॉडी में जाएगा पूरे और या फिर लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। इस वजह से इजेक्ट होता है ब्लड वेंट्रिकल से, इस वजह से इस पीरियड को इजेक्शन पीरियड कहा जाता है। ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वाल्व्स and isotonic contraction of the ventricle blood is ejected out of the ventricles, hence this period is called as ejection period। मतलब ब्लड वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है या बाहर फेंक दिया जाता है किस में?
एक तो पूरी बॉडी में या फिर लंग्स के अंदर, इस वजह से इसको इजेक्शन पीरियड कहा जाता है। क्या ड्यूरेशन होता है इजेक्शन पीरियड का? 0.22 सेकेंड्स के लिए। इजेक्शन पीरियड के भी दो स्टेजेस होते हैं। इजेक्शन पीरियड हैज टू स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज रैपिड इजेक्शन पीरियड, रैपिड यानी फास्ट ब्लड जाएगा, और दूसरा होता है स्लो इजेक्शन पीरियड। तो फास्ट और स्लो दो कंडीशन रहेगी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? रैपिडली ब्लड इज इजेक्टेड वाया बोथ वेंट्रिकल्स, एंड इसके लिए टाइम फ्रेम होगा 0.13 सेकेंड्स का। और जो सेकंड स्टेज होती है स्लो इजेक्शन पीरियड, इसमें क्या होगा? ब्लड जो है वो होगा लेस फोर्स से वेंट्रिकल्स के द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा, और उसका टाइम फ्रेम होता है 0.09 सेकेंड्स। दोस्तों एक बहुत ही नई टर्म आप आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? दोस्तों हमने देखा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन में जो स्टेज हमने देखी इजेक्शन पीरियड, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लड इजेक्ट हो जाएगा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। तो यहाँ पे पूरा ब्लड जाएगा क्या? नहीं। तो जो कुछ भी ब्लड बाकी रहेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, उसे ही हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। तो उसे मैं पढ़ता हूँ। वेंट्रिकल्स आर नॉट एम्प्टीड एट द एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होते हैं एट द एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड, एंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन्स इन ईच वेंट्रिकल। तो कुछ अमाउंट में ब्लड वहाँ पे रहता है। Amount of blood remaining in the ventricle at the end of ejection period is called as systolic volume, end systolic volume। मतलब जितने भी अमाउंट का ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर एट द एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड बाकी रहता है, उसे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल के अंदर 60 to 80 ml इतना ब्लड बाकी रहता है। तो मेजर कैसे करेंगे हम इस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को? तो ये जो ब्लड बाकी है वेंट्रिकल्स के अंदर, उसे मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेडियो न्यूक्लियाइड एंजियोकार्डियोग्राफी की जाती है, या फिर इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन की प्रोसीजर यूज़ की जाती है, सीटी स्कैन को किया जाता है, या एमआरआई को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये टॉपिक देखने के बाद अब हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में बात करने से पहले हमें यह पता है कि वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, या 5 फेजेस उसके अंदर होती है। सबसे पहले जो होती है वो दैट इज प्रोटोडायस्टोल। क्या होता है प्रोटोडायस्टोल? प्रोटोडायस्टोल ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल की फर्स्ट स्टेज होने की वजह से उसे प्रोटोडायस्टोल कहा जाता है। क्या होता है टाइम पीरियड इसका? इसका टाइम पीरियड होता है 0.04 सेकेंड्स। दोस्तों हमें पता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक स्टेज की जो सेकंड स्टेज थी दैट इज इजेक्शन पीरियड, वहाँ पे क्या होता है? ब्लड इजेक्ट होता है फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने की वजह से उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, और ब्लड कहाँ से गया है? वेंट्रिकल से। इस वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है कि इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लेस देन द प्रेशर इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। और ये ऐसा होने की वजह से क्या होगा? सेमिनोलर वाल्व्स जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। मतलब वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम है, और जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का प्रेशर बढ़ेगा, तो इस वजह से इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कम होने की वजह से जो सेमिनोलर वाल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। व्हेन द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स लेस देन द प्रेशर इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, द सेमिनोलर वाल्व्स क्लोज। Thus, the protodiastole indicates only the end of the systole and the beginning of the diastole। तो ये जो प्रोटोडायस्टोल है वो एंड ऑफ द सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट करता है, और यहाँ से वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टेज शुरू हो जाती है। और जब सेमिनोलर वाल्व्स क्लोज होते हैं उस वक्त जो हार्ट का साउंड आता है उसे हम सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है क्लोजर ऑफ द सेमिनोलर वाल्व्स ड्यूरिंग दिस फेज of the protodiastole। दोस्तों आफ्टर प्रोटोडायस्टोल जो सेकंड स्टेज होती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की दैट इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि नाम है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, उससे हमें यह समझना है कि लेंथ सेम रहेगी और जो वेंट्रिकुलर मसल होते हैं वो रिलैक्सेशन
पीरियड में होते हैं। तो क्या होता है उसमें देखेंगे। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर रिलैक्सेशन कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन टेंशन विदाउट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ मसल फाइबर। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन टेंशन, टेंशन किसका कम होगा, वेंट्रिकल्स का टेंशन थोड़ा कम होगा, विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ, मतलब वेंट्रिकुलर मसल फाइबर की लेंथ में कुछ भी बदल नहीं आएगा और वेंट्रिकल्स जो है वो एज इट इज शेप में रिलैक्स होंगे। इस आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल को आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। और ये जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड है उस वक्त जो सारे जो वाल्व्स होते हैं हार्ट के, वो सारे के सारे वाल्व्स क्लोज होते हैं। ऑल द वाल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज्ड इन दिस स्टेज। ठीक है, क्यों हो गए, क्योंकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं और एक कैविटी है, ब्लड भी चला गया है, तो प्रेशर बहुत कम है, तो दोनों वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स भी क्लोज होंगे, सेमिनोरा वाल्व्स भी क्लोज होते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.08 सेकंड्स के लिए रहता है। तो दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या होगा इस आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का, तो जैसे हमें पता है कि ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज ग्रेटली, मतलब वेंट्रिकल्स का प्रेशर या टेंशन बहुत कम हो जाता है, लेकिन लेंथ वाइज वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता है। मगर अब वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, तो जब एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब एट्रिया के अंदर एट्रियल सिस्टोल में रहेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर से जब ज़्यादा होगा उस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। When the ventricular pressure becomes less than the pressure in the atria, the atrioventricular valves open। दोस्तों हम ये जानते हैं कि जब एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा उस वक्त एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। और ये जो प्रेशर है, द फॉल इन द प्रेशर इन वेंट्रिकल कॉज बाय आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व रिजल्टिंग इन फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो क्या होगा उसकी वजह से, जब एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल के प्रेशर से ज़्यादा होगा उस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, और एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जब ओपन होंगे तो एट्रिया के अंदर जो भी ब्लड प्रेजेंट है वो सारा का सारा ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी दैट इज रैपिड फिलिंग फेज। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन होते हैं तो उस वक्त देर इज सडन रश ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड सडनली वेंट्रिकल्स के तरफ जाने के लिए तैयार होगा, मतलब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसे रैपिड फिलिंग फेज कहा जाता है। व्हेन द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन देर इज सडन रश ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स, मतलब जैसे ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे जो भी ब्लड एट्रिया के अंदर प्रेजेंट है वो चला आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज फर्स्ट रैपिड फिलिंग पीरियड। इस वक्त क्या होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स आइसोटोनिकली, मतलब टोनिसिटी भी नॉर्मल रहेगी, एक इक्वल रहेगी, और उसकी जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज है वो भी वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे 70% ऑफ फीलिंग ऑफ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। तो रैपिड फीलिंग फेज में हम 70% ऑफ एट्रियल ब्लड इज मूव फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, और इसके लिए टाइम फ्रेम होता है 0.11 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आएगा उस वक्त एक साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज थर्ड हार्ट साउंड। द रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग दिस फेज कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ थर्ड हार्ट साउंड, मतलब जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड एंट्री लेगा उस वक्त जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम थर्ड हार्ट साउंड कहेंगे। तो दोस्तों रैपिड फिलिंग फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आएगी दैट इज स्लो फिलिंग फेज। तो दोस्तों रैपिड फिलिंग फेज में हमने देखा कि 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ गया है। तो उसके बाद जो फेज होगी दैट इज स्लो फिलिंग फेज। इसमें क्या होगा, आफ्टर सडन रश ऑफ ब्लड द वेंट्रिकुलर फिलिंग बिकम्स स्लो, नाउ इट इज कॉल्ड एज स्लो फिलिंग स्टेज। मतलब रैपिड ब्लड नीचे आ गया उसके बाद स्लो फिलिंग स्टेज आ जाएगी। इसमें 20% ऑफ फिलिंग होता है वेंट्रिकल्स का, और ये जो स्टेज होती है वो रहती है 0.19 सेकेंड्स के लिए। तो रैपिड के बाद स्लो फिलिंग होगा वेंट्रिकल्स का, इसलिए उसको स्लो फिलिंग फेज कहा जाता है। और 20% ऑफ ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.19 सेकेंड्स।
और दोस्तों स्लो फीलिंग फेज के बाद अब जो एंड स्टेज आती है दैट इज लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, ये जो होती है इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल। तो लास्ट रैपिड फीलिंग फेज क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे अब एट्रियल सिस्टोल शुरू हो गया है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जो लास्ट स्टेज होती है इट इज़ कोरिलेटेड विद द एट्रियल सिस्टोल, और यहाँ पे जो ब्लड जाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में वो ओनली 10% वेंट्रिकुलर फीलिंग्स यहाँ पे होती है। और फ्लो ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल इज आल्सो नोन एज एट्रियल किक। तो एट्रियल किक कहा जाता है उसको, क्योंकि एट्रिया आप कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो भी थोड़ा बहुत ब्लड एट्रिया के अंदर बाकी है वो सारा का सारा ब्लड या 10% जो ब्लड बाकी है वो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर एंट्री ले लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक साइकिल की डायग्राम को। तो दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हो 0.8 सेकंड का टाइम फ्रेम दिया है, और इसमें पहला जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद ये एट्रियल डायस्टोल की स्टेज बताई है। तो जैसे हमने टाइम फ्रेम देखा था कि 0.1 सेकेंड्स के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.7 सेकेंड्स के लिए एट्रियल डायस्टोल होता है। फिर जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाता है और वो ओवरलैप होता है एट्रियल डायस्टोल के साथ। मतलब एट्रियल डायस्टोल के 0.1 0.1 0.1 मतलब 0.3 इतने जो सेकंड्स है वो मैच हो जाते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ, मतलब या ये एक दूसरे पे ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं। तो वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकंड्स के लिए होता है, और ये जो रेस्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक स्टेज में जब जाएंगे तब ये जो 0.5 सेकंड से मतलब 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 इज इक्वल टू 0.5 सेकंड्स, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टेज होती है। तो अगर एट्रिया और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो कॉमन पीरियड हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हुआ है और एट्रियल डायस्टोल यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये कॉमन पॉइंट होगा दोनों का रिलैक्सेशन का, और एंड कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो ये 0.4 सेकंड्स का जो टाइम स्लॉट है यहाँ पे हार्ट रिलैक्स होता है 0.4 सेकंड्स के लिए, जब एट्रिया भी रिलैक्सेशन मोड में होगी और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्सेशन मोड में होंगे। तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छी तरह से देख लो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दोस्तों अब नई टर्म है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जैसे हमने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम देखा उसी तरह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को भी समझेंगे। तो उसे पढ़ता हूँ। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। दोस्तों हमने सिस्टोल के समय देखा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो कि 60 to 70 ml होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स के अंदर रहने वाला ब्लड। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में वेंट्रिकल्स जब डायस्टोलिक फेज में होंगे तो डायस्टोल का एंड होगा, उस वक्त वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट रहेगा उसे ही हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ 130 to 150 ml पर वेंट्रिकल। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस तरह से काउंट करेंगे? तो जिस तरह से हमने सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में देखा था उसी तरह से उन्हीं सारी टेक्निक्स का यूज़ करके हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने कार्डियक साइकिल ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इसमें हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक बार रिवाइज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमने कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन देखी, दैट इज कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हर एक बीट में सिस्टोल और डायस्टोल होता है। दो तरह के इवेंट्स पाए जाते हैं, एक होते हैं एट्रियल इवेंट्स, दूसरे होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स को हमने दो तरह में डिवाइड किया, एक होते हैं एट्रियल सिस्टोल और दूसरा होता है एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर इवेंट्स को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब भी बुक में कहीं पे भी सिस्टोल और डायस्टोल ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलरली वो वेंट्रिकल से रिलेटेड होते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है इजेक्शन पीरियड, और उसका जो कॉमन टाइम पीरियड होता है दैट इज 0.27 सेकेंड्स। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है इट लास्ट फॉर 0.53 सेकेंड्स। उसको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्रोटोडायस्टोल, दूसरा होता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, थर्ड इज रैपिड फिलिंग, देन फोर्थ इज स्लो फीलिंग एंड फिफ्थ वन इज लास्ट रैपिड फीलिंग। ये जो लास्ट रैपिड फीलिंग होती स्टेज होती है इट को रिलेट विद द एट्रियल सिस्टोल।
नेक्स्ट हमने कुछ इवेंट्स देखे कैसे कैसे होता है सारा, वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हार्ट साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। बाद में हमने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को देखा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको सेकंड ईयर में पता चल जाएगा। और ये जो सिस्टोलिक वॉल्यूम्स होते हैं, एंड सिस्टोलिक या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम्स, उसको काउंट करने के लिए ईसीजी सॉरी 2D इको या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन, सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज एमआरआई का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने कार्डियक साइकिल ये टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।